नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सदियों पुरानी बात है जब किशनगढ़ नाम के एक राज्य पर राजा किशन का शासन था। राजा किशन एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय शासक थे। अपने पिता की अकाल मृत्यु के कारण उन्हें बहुत छोटी उम्र में ही राजगद्दी संभालनी पड़ी थी, लेकिन किशन ने बड़ी कुशलता से अपने राज्य का संचालन किया। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और प्रजा की खुशहाली सुनिश्चित करना उनका मुख्य उद्देश्य बन गया था। उनके राज्य में धन धान्य, खेतीबाड़ी या किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। इसी प्रकार समय बीतता गया और अब राजमाता को राजा के विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन उन्होंने किशन से कहा, बेटा किशन, मैं चाहती हूं कि तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी बुद्धि और वीरता के चर्चे चारों ओर फैले हुए हैं। इसी कारण कई राज्यों के राजा अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज चुके हैं। राजमाता ने बताया, पड़ोस के 3 राज्यों के राजाओं ने अपनी बेटियों के रिश्ते तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे विचार से तुम्हें इनमें से किसी एक राजा की बेटी से विवाह कर लेना चाहिए। किशन ने गंभीर स्वर में कहा, परंतु तीनों में से किसी एक राज्य से संबंध स्वीकार करने का मतलब होगा कि बाकी 2 राजाओं से दुश्मनी मोल लेनी पड़ेगी, लेकिन विवाह तो किसी एक के साथ ही करना होगा। राजमाता ने कहा, तो इस समस्या का समाधान तुम्हें स्वयं ही निकालना होगा। किशन अपनी मां की बात को टाल नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि का सहारा लिया और तीनों राज्यों की राजकुमारियों को अपने महल में आने का निमंत्रण भेजा। साथ ही यह कहलवा दिया कि जो भी राजकुमारी उनके 3 प्रश्नों का सही उत्तर देगी, वही उनकी रानी बनने का गौरव प्राप्त करेगी। किशन का यह प्रस्ताव सुनकर 2 राजा बहुत प्रसन्न हुए, परंतु तीसरे राजा, जिसका नाम उदयराव था, वह बहुत चिंता में पड़ गया। वह जानता था कि उसकी बेटी इतनी बुद्धिमान नहीं है कि इस परीक्षा में सफल हो सके, लेकिन वह यह भी चाहता था कि उसकी बेटी का विवाह हर हाल में किशन जैसे साहसी और बुद्धिमान राजा से हो जाए। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए राजा उदयराव ने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें बताया कि वह हर हाल में किशन जैसे जमाई चाहते हैं। राजा उदयराव की समस्या सुनकर उनके एक मंत्री ने सुझाव दिया, महाराज, क्यों न हम राजकुमारी रूपा की जगह उनकी बचपन की सहेली राधा को भेज दें। राधा बहुत ही बुद्धिमान, होशियार और हाजिर जवाब है। मेरे विचार से राजकुमारी की जगह उसे भेज देना सही रहेगा। बाद में विवाह के समय हम राजकुमारी को फेरों में बिठा देंगे। एक बार विवाह हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। अपने मंत्री की सलाह मानते हुए राजा उदयराव ने अपनी बेटी रूपा की जगह उसकी बचपन की सहेली यानी दासी राधा को किशनगढ़ राजमहल में भेजने का फैसला कर लिया। साधारण नयन नक्श वाली राधा राजकुमारी रूपा के कपड़ों और आभूषणों में सजी हुई बेहद सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे रहा था। बग्घी में बिठाकर उसे पूरी शान और शौकत के साथ किशनगढ़ राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। इसके अलावा बाकी 2 राज्यों की राजकुमारियां भी किशनगढ़ राजमहल में पहुंच चुकी थीं। तीनों राजकुमारियों का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कसर नहीं रखी गई। इसके बाद राजा किशन ने तीनों राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था राजमाता के कक्ष में ही कर दी। उनके खाने पीने और मनोरंजन के लिए खास इंतजाम किए गए थे। एक दिन तक विश्राम करने के बाद अगले दिन तीनों राजकुमारियों को निश्चित समय पर राज दरबार में बुलवाया गया। तीनों राजकुमारियों को वहां पर उचित स्थान पर बिठाया गया। फिर राजा किशन ने राज दरबार में घोषणा करते हुए कहा, मैं राजा किशन अपने पड़ोस के राज्यों से आई हुई तीनों राजकुमारियों का दिल से स्वागत करता हूं। वैसे तो राजकुमारियां और बाकी सभी लोग हमारी इस खास राज्यसभा का मकसद जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा दूं कि मैं इस भरी सभा में तीनों राजकुमारियों के सामने अपने 3 प्रश्न रखूंगा। तीनों राजकुमारियों को अपनी चतुराई और होशियारी का परिचय देते हुए उन तीनों सवालों के सही सही जवाब देने होंगे। जो भी राजकुमारी उन सवालों के सही जवाब देगी, हम उसके साथ विवाह करेंगे।
बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ पलों के लिए राज दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर सभी राज दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और बड़े ही ध्यान से राज दरबार में होने वाली कार्यवाही को देखने लगे। सभी की नजरें राजा किशन पर जाकर रुकी। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर राजा के मन में वे 3 सवाल कौन से हैं। राजा किशन ने अपना पहला प्रश्न पूछा। वह कौन सी ध्वनि या आवाज है जो कानों को सबसे प्रिय और मधुर लगती है? जैसे ही राजा का प्रश्न पूरा हुआ, सबसे पहले राजकुमारी कलावती ने जवाब दिया, महाराज, कोयल की मीठी आवाज सबसे मधुर ध्वनि है और सभी के कानों को यह अच्छी लगती है। इसके बाद दूसरी राजकुमारी अवंतिका ने कहा, महाराज, मेरे विचार से संगीत सभी के मन को सुकून देता है और वह सबको प्रिय लगता है। संगीत से ज्यादा मधुर और प्रिय लगने वाली आवाज इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती। अब बारी थी रूपा बनी हुई राधा की। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वह मुस्कुराई और फिर बोली, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले महाराज आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। राजा ने इशारे से अनुमति दी और राधा ने कहना शुरू किया, महाराज, निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान, वीर और सभी युद्ध कलाओं में निपुण राजा हैं। इसके साथ ही आप एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। आज हर राज्य का राजा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है। सच कहूं तो आप जैसे मीठे बोलने वाले और सुंदर राजा से विवाह करना हर राजकुमारी अपना सौभाग्य समझेगी। राधा की ऐसी बातें सुनकर राजा किशन मुस्कुराए और बोले, यह सब ठीक है, लेकिन यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है। तब राधा बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। दरबार में मौजूद सभी लोग आश्चर्य से राधा को देखने लगे। राजा ने पूछा, राजकुमारी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या आप इसे स्पष्ट कर सकती हैं? तब राधा बोली, महाराज, प्रशंसा ही कानों को सबसे प्रिय लगने वाली और मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे हुए ये कुछ शब्द जो असत्य नहीं थे, लेकिन आपकी प्रशंसा में कहे गए थे, उन्हें सुनकर आपके दिल को जो खुशी हुई वह आपके चेहरे पर साफ झलक रही है। राधा का उत्तर सुनकर दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी दरबारी राधा की इस बात से पूरी तरह सहमत थे। राजा किशन भी राधा का उत्तर सुनकर मुस्कुराए और अपना अगला प्रश्न रखा। उन्होंने पूछा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह पर है, लेकिन अपनी इच्छा से पलक झपकते ही मीलों दूर तक विचरण कर सकता है? पहली राजकुमारी कलावती अब बिल्कुल खामोश थी, लेकिन दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, महाराज, इसका उत्तर ईश्वर है। ईश्वर अपनी इच्छा से पलक झपकते ही कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास ऐसी शक्ति नहीं है। दरबार में मौजूद सभी लोग राजकुमारी अवंतिका की बात से सहमत दिखे, लेकिन फिर सभी की नजरें राधा की ओर घूम गईं। राधा मुस्कुराई और बोली, महाराज, ईश्वर का वास हर जगह नहीं, बल्कि कण कण में है। फिर उन्हें कहीं विचरण करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन ही एक ऐसा माध्यम है जो एक जगह रहते हुए भी पल भर में पंख लगाकर कहीं भी विचरण कर सकता है। अब तो राजमाता सहित सभी दरबारी राधा की तारीफ करने लगे। सभी लोग उसे ही राजा की भाभी रानी के रूप में देखने लगे। अब राजा किशन ने अपना तीसरा प्रश्न रखा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पछतावा होता है? पहली दोनों राजकुमारियां बिल्कुल खामोश थीं, लेकिन राधा बोली, महाराज, अब तक मैं यह समझ चुकी हूं कि आप एक जिद्दी राजा हैं। आप न्याय करना भी नहीं जानते, अन्यथा 2 प्रश्नों के सही उत्तर देने पर आप मुझे विजेता घोषित कर चुके होते। लेकिन आपका घमंड ऐसा नहीं करने दे रहा। आप तो अभी भी प्रश्नों की झड़ी लगाए हुए हैं। राधा की यह बात सुनकर राजा, राजमाता और सभी दरबारी स्तब्ध रह गए। सभी लोग उसके अचानक बदले हुए व्यवहार से हैरान थे। राजा किशन क्रोधित होकर बोले, राजकुमारी, तुम्हें अपनी चतुराई पर बहुत घमंड है। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य की राजकुमारी न होती तो इस गुस्ताखी के लिए तुम्हें सजा दी जा सकती थी। तुम अपने पिता को जाकर कह देना कि उनके और हमारे बीच अब किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रहेगा। अब दोनों राज्यों के बीच केवल दुश्मनी का रिश्ता होगा।
यह कहकर राजा किशन अपनी गद्दी से उठे और पैर पटकते हुए वहां से चले गए। यह देखकर बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। अगले दिन राजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने राजकुमारी राधा को बुलवाया और कहा, राजकुमारी, कल क्रोध में आकर मैंने आपसे कुछ अधिक ही कह दिया। मेरी उस बात को एक राजा की नहीं बल्कि एक क्रोधित व्यक्ति की बात समझिएगा। मैं उस बात के लिए खेद प्रकट करता हूं। यदि हमारा विवाह आपके साथ नहीं भी होता तो भी हमारे राज्य और आपके राज्य के बीच मित्रता का संबंध रहेगा, दुश्मनी का नहीं। मैं गुस्से में कहीं अपनी बात वापस लेता हूं। आप हमारे राज्य में आई हैं और हमारे लिए अतिथि देवता के समान होते हैं। अतः आपके साथ क्रोध में किए गए व्यवहार और अनुचित शब्दों के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं। रूपा के भेष में खड़ी राधा मुस्कुराई और बोली, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही गई बात चाहे राजा की हो या साधारण व्यक्ति की, अंततः पछतावा ही देती है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हैरान रह गए और बोले, तो राजकुमारी, क्या आपने यह सब हमें क्रोधित करने के लिए किया था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर और सिर झुकाकर सहमति जताई। राजा अब राजकुमारी की बुद्धिमत्ता के कायल हो चुके थे। उन्होंने उसी समय राजकुमारी रूपा को अपनी भावी रानी घोषित कर दिया। यह सुनकर प्रजा में हर्ष की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य भेज दिया गया। इसके बाद राजा किशन राजकुमारी रूपा के पास आए और बोले, राजकुमारी, आप अपने पिता से कहिए कि वे बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दें। यह कहते हुए राजा किशन ने राजकुमारी के हाथों में अपनी माता का दिया हुआ एक कंगन पहना दिया। तभी राजकुमारी बनी हुई राधा बोली, पर्दे की ओट में धोखा ना हो जाए, सोने की चमक में मिट्टी हाथ ना आए, पग फेरे लेते हुए रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की, यही पहचान। यह कहकर राजकुमारी अपने राज्य लौट गईं। लेकिन राजा किशन उनकी बातों का अर्थ नहीं समझ पाए। हालांकि उन्हें इतना विश्वास था कि राजकुमारी ने कुछ कहा है तो उसमें अवश्य कोई न कोई रहस्य होगा। उधर रूपा के पिता राजा उदयराव को जब इस रिश्ते की खबर मिली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने धूमधाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया और बारातियों के स्वागत के लिए शानदार इंतजाम किए गए। वह दिन भी आ गया जब राजा किशन अपनी बारात लेकर राजा उदयराव के राज्य पहुंचे। बारात के ठहरने की व्यवस्था देखकर सभी बाराती चकित रह गए। शुभ मुहूर्त पर राजा किशन मंडप में बैठे। पंडित जी ने मंत्रोच्चार शुरू किया। दुल्हन के रूप में सजी असली राजकुमारी रूपा को मंडप में लाया गया। सोने चांदी और हीरे जवाहरातों से सजी राजकुमारी ने घूंघट लिया हुआ था। बाराती दुल्हन की एक झलक पाने को उत्सुक थे और राजा किशन भी बेसब्र हो रहे थे। राजमाता मंडप में आईं और राजा उदयराव से बोली, राजन, क्या आप हमें हमारी बहू का सुंदर मुखड़ा नहीं दिखाएंगे? राजा उदयराव बोले, राजमाता, हमारे कुल की परंपरा के अनुसार मंडप में दुल्हन अपना घूंघट नहीं उठा सकती। विवाह की सभी रस्में पूरी होने के बाद ही यह घूंघट हटा सकती है। राजमाता ने कहा, ठीक है राजन, यदि यह आपकी परंपरा है तो हम इसका सम्मान करेंगे। विवाह की रस्में शुरू हुईं। इसी दौरान राजा किशन का ध्यान दुल्हन के हाथ की ओर गया। वह रत्न जड़ित कंगनों से सजा था, लेकिन उसमें वह कंगन नहीं था जो उन्होंने स्वयं पहनाया था। तभी राजा किशन को विदाई के समय राजकुमारी की कही बात याद आई। उन्होंने दुल्हन की ओर देखते हुए कहा, दुल्हन के इस रूप में किया साज श्रृंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहां बिसार? यह सुनकर दुल्हन चौंक गई। वह इस सवाल का उत्तर नहीं दे सकी क्योंकि दासी राधा ने उसे प्रेम निशानी की बात बताई ही नहीं थी। राजा किशन ने पंडित जी से कहा, मंत्र पढ़ना रोक दें। यह वह राजकुमारी नहीं जिसने मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए थे। यदि मेरा विवाह होगा तो केवल उसी राजकुमारी से होगा, वरना नहीं। राजा उदयराव मिन्नतें करने लगे, महाराज, कृपया विवाह कर लीजिए। लेकिन राजा किशन अपने निर्णय पर अड़िग रहे। राजा उदयराव ने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को न बताऊं
तो राजा किशन को कभी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। यही उनके लिए उचित सजा होगी। राजा किशन ने जब राजा उदय राव से उस लड़की के बारे में पूछा जो उनके महल में आई थी, तो उदय राव ने उसे न जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति ऐसी बन गई थी कि बारात वापस लौटने की तैयारी करने लगी। इस बात से पूरे महल में हड़कंप मच गया। यह खबर दासी राधा तक भी पहुंच गई, जिसे राजकुमारी रूपा के महल में नजरबंद कर दिया गया था। वह जैसे इसी खबर का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि ऐसा जरूर होगा। तब राधा ने कमरे से बाहर झांक कर देखा, जहां पकवान बनाए जा रहे थे। राधा ने उन्हीं में से एक चूल्हे से जलती हुई लकड़ी उठाकर कमरे के पर्दों में आग लगा दी। रेशमी पर्दे धूं धूं कर जलने लगे। महल में आग लगने से हाहाकार मच गया। वहां सुरक्षा के लिए तैनात सेनापति ने सभी दासियों को घूंघट पहनाकर बाहर निकालने का आदेश दिया। इन दासियों में राधा भी शामिल थी। राधा ने बाहर निकलने से पहले चुपके से एक कांच का बर्तन अपने पास छिपा लिया। जब वह मंडप से गुजर रही थी, उसने वह कांच का बर्तन नीचे गिरा दिया, जिससे बर्तन टूटकर चकनाचूर हो गया। अचानक हुई इस आवाज से राजा किशन और अन्य बारातियों का ध्यान उस तरफ गया। राधा जल्दी जल्दी वहां गिरे कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। तभी राजा किशन की नजर राधा के हाथ में पड़े उस कंगन पर पड़ी, जो उन्होंने खुद उसे पहनाया था। किशन तुरंत समझ गए कि यह वही राजकुमारी है जिसने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया था। अपनी चतुराई से राधा ने किशन को अपने वहां होने का सबूत दे दिया। यह देखकर किशन मुस्कुराए और उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए बोले, तो अब मैं आपको किस नाम से पुकारूं, राजकुमारी? अपना घूंघट हटाते हुए राधा बोली। राधा। राजा उदय राव और वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि राजा किशन राधा को पहचान चुके हैं। समय की नजाकत को देखते हुए राजा उदय राव ने किशन से अपनी गलती की माफी मांगी। उसी मंडप में राजा किशन और राधा का विवाह संपन्न कराया गया। राजा उदय राव ने राधा का कन्यादान कर दिया और किशन ने दोनों राज्यों के बीच मित्रता का संबंध बनाए रखने का वचन दिया। इसके बाद राधा को विदा कर दिया गया। इस तरह अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से एक दासी राजा की रानी बन गई। राजा किशन भी इस बात से प्रसन्न थे कि उन्हें राधा के रूप में एक बुद्धिमान और होशियार पत्नी मिली। जब राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने राज्य पहुंचे, तो प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। कई दिनों तक राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों में दान दिया। इसके बाद राजा किशन और राधा ने साथ में एक सुखमय और खुशहाल जीवन व्यतीत किया। आज की कहानी एक लकड़हारे की है, जो जंगल से लकड़ियां काटकर अपना गुजारा करता था। उस लकड़हारे ने सारी उम्र बड़ी मेहनत से जंगल से लकड़ियां काट काट कर एक छोटा सा घर बनाया था। उसकी पत्नी का नाम चंदा था और बेटे का नाम मनमोहन। तीनों आराम से जिंदगी बसर कर रहे थे। काम सिर्फ लकड़हारा ही करता था। पत्नी घर का खाना बनाती और बेटा छोटे मोटे काम घर में ही करता था, जिससे कोई अतिरिक्त कमाई नहीं होती थी। लकड़हारा अब बूढ़ा हो गया था। बुढ़ापे की वजह से उसमें पहले जैसी ताकत नहीं बची थी और वह आए दिन बीमार रहने लगा। उसे लगने लगा कि अब उसका बेटा मनमोहन घर की जिम्मेदारी संभाल सकता है। चंदा यानी मनमोहन की मां का भी यही मानना था। एक सुबह लकड़हारा उठा तो उसने महसूस किया कि वह बहुत कमजोर हो गया है। जंगल जाकर लकड़ियां काटना अब उसके लिए बेहद मुश्किल हो गया था। उसी समय मनमोहन सुबह का खाना खाकर पिता के पास आया और देखा कि वे आज जंगल नहीं गए। यह देखकर वह हैरान था। लकड़हारा समझ गया कि उसका बेटा क्या सोच रहा है। उसने मनमोहन को पास बुलाया और प्यार से कहा, मनमोहन बेटा, अब घर की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी। मैं बूढ़ा और बीमार हो चुका हूं। मनमोहन बोला, कहिए पिताजी, मैं क्या करूं? लकड़हारे ने कहा, बेटा, जो काम मैंने सारी उम्र किया है वह अब तुम्हें करना होगा। लकड़ियां काटना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन तुम जवान और ताकतवर हो, इसलिए तुम यह काम अच्छे से कर सकोगे। शुरू में यह काम मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आसान हो जाएगा। मैं तुम्हें बराबर सलाह देता रहूंगा। मेहनत से काम करोगे तो अच्छे पैसे कमा सकोगे। मनमोहन ने हां में सिर हिला दिया।
उसकी मां जो पास खड़ी थी सब कुछ सुन रही थी। लकड़हारे ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, मेरा कुल्हाड़ा ले आओ। चंदा अंदर से कुल्हाड़ा ले आई। लकड़हारे ने मनमोहन से कहा, बेटा, यह कुल्हाड़ा हमारी विरासत है, इसे संभाल कर रखना, यही हमारे घर की रोजी रोटी का जरिया है। यह कहकर उसने कुल्हाड़ा मनमोहन के कंधे पर रख दिया और उसे समझाने लगा कि अच्छे पेड़ कहां कहां हैं, कितनी लकड़ियां रोज काटनी चाहिए और किस तरह से गट्ठा बनाकर उन्हें शहर ले जाकर बेचना है। उसने शहर में लकड़ियां बेचने की जगह का नाम और पता भी बता दिया। मनमोहन बड़े ध्यान से पिता की सारी बातें सुन रहा था। जब लकड़हारे ने वह सब कुछ बता दिया जो वह कहना चाहता था तो उसने कहा, मनमोहन, आज से तुम अपना काम शुरू कर दो। मनमोहन की मां ने बेटे को ढेरों आशीर्वाद दिया। मनमोहन कुल्हाड़ा लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता उसे अच्छी तरह पता था। अभी दोपहर भी नहीं हुई थी कि वह अपने पिता द्वारा बताई गई जगह पर पहुंच गया। वहां कई पेड़ कतार में खड़े थे। पिता ने कहा था कि पहले उन शाखाओं को काटना जो झुकी हुई हों, क्योंकि उन्हें काटना आसान होता है। मनमोहन ने एक लंबी और झुकी हुई शाखा को चुना और उसे काटने लगा। तभी उसकी नजर उस शाखा के दूसरे छोर पर पड़ी जहां वह पेड़ से जुड़ी हुई थी। उसने देखा कि वहां एक घोंसला था जिसमें चिड़ियों के 2-3 बच्चे भी थे। यह देखकर उसके मन में सवाल उठा, अगर मैंने यह शाखा काट दी तो घोंसला नष्ट हो जाएगा। उसने खुद ही जवाब दिया, हां, घोंसला नष्ट हो जाएगा और इन बच्चों की जान भी चली जाएगी। उनके मां बाप को बड़ा दुख होगा। मनमोहन ने अपना कुल्हाड़ा उस शाखा पर उठाया ही था कि उसका हाथ रुक गया। उसने धीमे से कहा, नहीं, मैं यह जुल्म नहीं कर सकता। इसके बाद वह पेड़ की छाया में बैठ गया और सोचने लगा। कई बातें उसके मन में आने लगीं। वो सोचने लगा, मेरे पिता ने मुझे लकड़ियां काटने के लिए भेजा है। अगर मैं उनका कहा मानता हूं तो वो खुश होंगे। मैं लकड़ियां बेचकर पैसा कमा लूंगा, लेकिन इन चिड़ियों पर यह बड़ा जुल्म होगा जिन्होंने यहां घोंसला बना रखा है। वह सोचता रहा कि अपने मां बाप की बात माने या इन चिड़ियों के घोंसले को नष्ट होने से बचाए। उसकी नजर बार बार घोंसले पर टिक जाती थी। आखिरकार वह उठा और पक्के इरादे के साथ वापस घर लौट गया। उसके पिता घर पर उसका इंतजार कर रहे थे। मनमोहन को देखते ही बोले, मनमोहन बेटा, जल्दी आ गए हो, लकड़ियां जल्दी बिक गईं क्या? मनमोहन ने कहा, नहीं पिताजी। पिता ने पूछा, क्या बात है? मनमोहन बोला, पिताजी, मैं पेड़ पर कुल्हाड़ी नहीं चला सका। लकड़हारा यह सुनकर हैरान रह गया। मनमोहन ने जो कुछ देखा था वह अपने पिता को बता दिया। इससे पहले कि लकड़हारा कुछ कहता, उसकी मां ने कहा, बेटा, अगर उस पेड़ पर चिड़ियों ने घोंसला बना रखा था तो तू उसे छोड़कर किसी दूसरे पेड़ की शाखाओं को काट लेता। मनमोहन ने जवाब दिया, मां, वहां भी पक्षियों ने घोंसला बना रखा था, मैं कैसे काटता? लकड़हारा यह सुनकर बहुत नाराज हो गया। गुस्से में बोला, अरे नासमझ, लकड़हारा यह नहीं देखता कि पेड़ पर पक्षियों का घोंसला है या नहीं। उसे तो लकड़ियां काटकर बेचनी होती हैं। तुमने बड़ी ही नासमझी की हरकत की है। मैं नहीं जानता था कि तुम इतने पागल हो। लकड़हारा गुस्से में और न जाने क्या क्या कहने वाला था कि उसकी पत्नी बीच में बोल पड़ी। उसने समझाते हुए कहा, आखिरकार ये अभी बच्चा है, अभी इसे कुछ मत कहो। 2-3 दिन ठहर जाओ, ये जरूर अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा। 2-3 दिन बीत गए। फिर पिता ने उसे दूसरी जगह का पता बताया और नसीहत दी, खबरदार, पेड़ काटने से पहले ऊपर मत देखना। मनमोहन ने सहमति में सिर हिलाया और वादा किया कि वह इस बार ऊपर नहीं देखेगा। इसके बाद वह पिता की बताई हुई जगह पर चला गया। उसे अपना वादा याद था, इसलिए उसने पहले पेड़ के पास पहुंचकर ऊपर नहीं देखा। वह नीचे की तरफ देखते हुए पेड़ पर कुल्हाड़ी मारने लगा। तभी उसकी नजर पेड़ के नीचे गिरे एक जंगली फल पर पड़ी, जिसे चरवाहे लोग हांडी में पकाकर खाते थे। उसके मन में एक सवाल उठा, इस पेड़ पर यह फल लगता है, मैं इसे क्यों नुकसान पहुंचाऊं? क्या इसकी शाखाएं काटने से यह फल दोबारा उगेंगे? नहीं, उसने सोचा,
यह उन लोगों के साथ भी नाइंसाफी होगी जो इस फल को हांडी में पकाकर खाते हैं। वह देर तक उस पेड़ के नीचे बैठा रहा और सोचता रहा। उस दिन जब लकड़हारे ने अपने बेटे को देर से आते देखा तो उसे यकीन हो गया कि बेटा लकड़ियां बेचकर पैसे कमाकर लाया होगा। वह खुश होकर बोला, आज मेरा बेटा काफी पैसे कमाकर लाया है। क्यों मनमोहन, ठीक कहा ना मैंने? नहीं पिताजी, मैं कोई पैसे कमाकर नहीं लाया। फिर उसने पिता को पेड़ न काटने की वजह बता दी। बेटे की बात सुनते ही लकड़हारे के तन बदन में आग लग गई। वह कहने लगा, तू कुछ नहीं कर सकेगा। तुझे लकड़ियां काटकर बेचने के लिए भेजा था, पेड़ का फल देखने के लिए नहीं। मनमोहन बोला, मैं क्या करता पिताजी, आप जानते नहीं कि लोग उस फल को पकाकर खाते हैं। लकड़हारे ने गुस्से में कहा, तुझे इस बात से क्या मतलब? लोग पकाकर खाते होंगे, तू नहीं। मनमोहन ने उत्तर दिया, पिताजी वे लोग भी हमारे जैसे ही हैं ना। लकड़हारे का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी उसकी पत्नी ने फिर उसे समझाते हुए कहा, बस अब आप और कुछ न कहें। मुझे उम्मीद है कि मनमोहन सीधे रास्ते पर आ जाएगा। लकड़हारा बोला, इस बार तो मैं बर्दाश्त कर लेता हूं, लेकिन फिर से अगर इसने ऐसी नासमझी की हरकत की तो मैं इसे घर से निकाल दूंगा। कुछ दिन बीते। लकड़हारे ने इस बार कुछ पुराने पेड़ों का पता बताकर कहा, खबरदार, इस बार कोई बहाना मत करना, पैसे लेकर ही घर आना। मनमोहन जंगल में गया। उसने पुराने पेड़ देखे जो बहुत ही बूढ़े हो चुके थे। पेड़ों को देखकर वह सोचने लगा, इन्होंने बरसों तक मुसाफिरों के लिए ठंडी छाया दी है। थके हुए लोग इनके नीचे बैठकर आराम करते हैं। इन्हें काटना इनका एहसान मानने की बजाय इन पर जुल्म होगा। वह वापस आने लगा। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। वहां से गुजरते हुए उसने अपनी कुल्हाड़ी नीचे पानी में फेंक दी, यह सोचकर कि न यह कुल्हाड़ी होगी और न ही मुझे लकड़ियां काटनी पड़ेंगी। रास्ते में जब वह नगर के बाजार से गुजर रहा था तो उसने कई दुकानें देखीं। सोचने लगा, यह काम अच्छा है, मैं भी पिताजी से कहकर बाजार में एक दुकान खोलूंगा। उस दिन जब वह शाम को घर पहुंचा तो लकड़हारे को पूरा यकीन था कि उसका बेटा जरूर लकड़ियां बेचकर आया होगा। वह बोला, तो आज तुमने काम कर ही लिया? पिता का यह सवाल सुनकर मनमोहन बोला, पिताजी, पेड़ तो मैं नहीं काट सका, वह सारी उम्र राहगीरों को ठंडी छाया देते हैं। मैंने सोच लिया है कि बाजार में दुकान पर जाकर बैठूंगा। बेटे के मुंह से जैसे ही यह बात निकली, लकड़हारा अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका और मनमोहन को उसी वक्त घर से निकाल दिया। मां ने बचाव करना चाहा तो लकड़हारे ने उसे डांट दिया, बस अब तुम बिल्कुल चुप रहोगी। मनमोहन घर से चला गया। उसका तो कोई ठिकाना नहीं था कि वह कहां जा सकता था। वह चलता गया, यहां तक कि वह इस कदर थक गया कि उसके लिए एक कदम भी उठाना मुश्किल हो गया। नजदीक ही एक बड़ी महलनुमा हवेली थी। वह उसके दरवाजे पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। दूसरी तरफ लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे की याद में तड़प रहे थे। लकड़हारा बुरी तरह से पछता रहा था कि उसने अपने बेटे को घर से क्यों निकाल दिया था। एक दिन दोनों बेटे की बातें याद करके रो रहे थे कि घर के आगे एक बग्घी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। वह लकड़हारे के दरवाजे पर दस्तक देने लगा। लकड़हारे ने दरवाजा खोला और पूछा, हुजूर, क्या बात है? वह अजनबी बोला, आपको और आपकी पत्नी को राधेश्याम सेठ ने बुलाया है। राधेश्याम कौन? राधेश्याम, आपने सेठ राधेश्याम का नाम नहीं सुना? वह बहुत बड़े आदमी हैं, सब उनकी बड़ी इज्जत करते हैं। मेहरबानी करके आप बग्घी में बैठ जाइए। लकड़हारा और उसकी पत्नी बग्घी में बैठ गए। बग्घी उन्हें एक बड़े ही खूबसूरत और शानदार बाग में ले आई। वे दोनों उस बाग को देखकर हैरान हो रहे थे कि तभी एक तरफ से आवाज आई, पिताजी, मां। अरे मनमोहन, तू? लकड़हारा और उसकी पत्नी अपने बेटे को देखकर हैरान हो गए। मनमोहन ने बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे और वह बहुत ही खुश दिखाई दे रहा था। मां ने पूछा, तुम यहां क्या कर रहे हो मनमोहन? मनमोहन कहने लगा, मां, उस शाम जब पिताजी ने मुझे घर से निकाल दिया था, मैं थक कर एक हवेली के दरवाजे पर गिर पड़ा। इस हवेली के मालिक सेठ राधेश्याम हैं। उन्होंने यह जानकर कि मुझे पेड़ों और पक्षियों से बहुत प्यार है,
अपने बाग का माली बना लिया। वे मेरे मालिक हैं। तभी सेठ राधे श्याम वहां पर आए और कहने लगे, सचमुच मनमोहन की बात ने मुझे बड़ा ही प्रभावित किया था कि उसे पेड़ों से बड़ा ही लगाव है, वह पेड़ों से प्यार करता है। मैंने उसे अपने बागों के पेड़ों की रखवाली का काम सौंप दिया है। मेरा फलों का व्यापार है, वह यहां पर नए नए पेड़ लगाएगा और उनका ख्याल रखेगा। इसने पेड़ों से प्यार किया है और पेड़ों ने इसे इसके प्यार का यह बदला दिया है। मनमोहन के कहने पर उसके माता पिता भी वहीं पर रहने लगे और खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगे। तो दोस्तों, जो लोग ईश्वर की बनाई हुई चीजों का ख्याल रखते हैं, ईश्वर उनका ख्याल रखता है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।